हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम टॉप 20 जीएस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं क्या है। देखिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अर्थात हम लोग इस तैयारी को और अग्रसर बनाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, मौर्य वंश का स्थापना और नंद वंश के पतन का वर्णन इसमें है। किसमें? तो इस मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इसके लेखक है विशाख दत्त। इस पुस्तक में प्रथम साधारण वर्ग को नायक बनाया गया। और जहाँ तक मौर्य वंश के संस्थापक का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और वही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी भी था। और इनका मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलगोला में बिताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा चांद बीबी। तो देखिए, चांद बीबी 1599 ईस्वी में अकबर से लड़ते हुए मारी गई थी। और इनके जो पति थे अली आदिल शाह प्रथम, और इनका उपनाम क्या था? चांद खातून, चांद सुल्ताना। और चांद बीबी अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो इसका आंसर जो होगा, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य का उल्लेख किया गया। अर्थात यहाँ पर जो है राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका आंसर। और अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न विभिन्न पदाधिकारी, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति राज्यसभा के और उपसभापति राज्यसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है। ये दूसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और अगर छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की? तो टोटल 12 जो है अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की। इसमें कौन कौन है? तो देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, क्रिस्टीना होमक, सैली राइड, जेसिका मेड, सुनीता विलियम्स, हेलेन शर्मन, बुज एल्ड्रिन और वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जूडिथ रेसनिक, रोबर्टा बोंडर। कुल मिलाकर कितने हैं? तो इसमें 12 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा कीवी। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जानवर को हम लोग सरीसृप कहते हैं, अर्थात रेंगने वाला कहते हैं। तो कीवी है जो कि रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। रीढ़ की हड्डी, बाकी जो है इस सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग घुट्टी के लिए किया जाता है, लैक्सेटिव के लिए किया जाता है। अब देखिए, लैक्सेटिव है क्या? तो देसी दवाओं का एक प्रकार का घोल जो बहुत छोटे बच्चों को उसकी पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए पिलाया जाता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घुट्टी, या इसको हम लोग विरेचक या आरेचक भी कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ, यौगिक या दवा को कहा जाता है जिनके सेवन से मल त्याग में आसानी होती है। इनके उपयोग से जो मलाशय की सफाई करने में आसानी होती है, ये उसी को हम लोग घुट्टी या लैक्सेटिव कहा जाता है या विरेचक कहा जाता है। इसी का नाम विरेचक भी है और आरेचक भी कहा जाता है इसको। देखिए, इसमें एक और भी है, शामक औषधि, सीडेटिव। शामक औषधि क्या होता है?
एक दवा जो उत्तेजना को कम करती है और किसी व्यक्ति को शांत करते हैं या किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामक औषधि या सीडेटिव कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन की जो विशाल विशाल दीवार है, इसका निर्माण जो है क्वीन सी हुएंग को जाता है। तो क्वीन सी हियोंग हुएंग, चीन की दीवार की अगर बात करें तो चीन का जो दीवार है वो विशाल दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी ईसा पूर्व तक बनवाया गया था। इस दीवार के कुछ हिस्से आपस में जुड़े नहीं हैं। इसके सभी हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए तो दीवार की लंबाई लगभग 8848 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस दीवार को बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। चीन की विशाल दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई 35 फुट, जबकि कुछ जगह से 8 से 9 फीट ही ऊंची है। इसमें दूर से आते शत्रुओं पर निगाह रखने के लिए निरीक्षण मीनार भी बनाई गई है। जैसा आप लोग इसको देख रहे हैं, देख लीजिए, आपका चीन का दीवार है ये। दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई है कि इसमें 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक अगल बगल गश्ती कर सकते हैं। इस दीवार को चीन के लोग वान ली छांग छंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चीन की विशाल दीवार। और इसको जो है विदेशी हमलावरों को रोकने के लिए किया गया था, और कुछ समय तक तो इसका जो उपयोग परिवहन, माल, लंबी यात्रा के लिए भी किया गया था। कहा जाता है कि यह दीवार हमेशा सुरक्षित और अजय नहीं रह सकी। कई हमलावरों ने इस पर विजय प्राप्त की और इस दीवार को 1211 ईस्वी में चंगेज खां इस दीवार को तोड़कर चीन भी पहुंच गए थे। तो ये आपके चीन के दीवार की बात है। और अगर बात करें इसमें चीन के दीवार की, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो एनीलिंग होगा। एनीलिंग क्या होता है वो देखिए। एनीलिंग एक धातु को गर्म करने की प्रक्रिया और धीरे धीरे इसे ठंडा करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। धातु को अधिक लचीला और काम करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए एनीलिंग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको तापानुशीतन या अनिलन धातु कर्म और पदार्थ विज्ञान में एक प्रकार का उष्मा उपचार है। इसका उपयोग किसी वस्तु या पदार्थ में आवश्यक गुण जैसे कठोरता हो गया, नम्रता हो गया, लाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो नई दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? तो वो आपके थे सर एडविन लुटियंस। 1912 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली शहर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके का खाका भी तैयार किया, जिसका बाद में नाम लुटियंस दिल्ली भी रखा गया था। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की योजना तैयार की थी और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी एडविन ने ही तैयार किया था। और अगर हम बात करें एडविन लुटियंस का, तो इनका जन्म जो 1869 ईस्वी में हुआ, 29 मार्च को इसका जन्म हुआ था। और एक सबसे बड़ी बात की, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन भी तैयार किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ? तो होटाकी वंश आपका जो है अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था, होटाकी वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो वो सबसे शक्तिशाली जो है मोहरा जो है वो आपका रानी है, जिसको हम लोग वजीर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसके विकास के लिए एंड्रॉयड यानी फ़ोन के, मोबाइल के विकास के लिए जो आधिकारिक भाषा है वो है आपका जावा। जावा की बात करें तो जावा का निर्माण किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। और ये क्या काम करता है? तो जावा तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय प्रोग्रामिंग भाषा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम वेब आधारित प्रोग्रामिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम्स डेवलपमेंट आदि में करते हैं। कंप्यूटर से डाटा सेंटर तक, वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, इंटरनेट में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तक जावा हर जगह उपयोग किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगेल शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? अगर हम लोग बगेल शब्द का देखें तो बगेल किससे संबंधित है? बगेल आपका टेनिस से संबंधित है। बगेल शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। टेनिस का जब एक सेट 6-0 से हारना या जीतना ही बगेल का था, यानी 6-0 से हारना या जीतना ही बगेल शब्द कहलाता है। तो ये टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में जैव भौगोलिक की बात करें तो ये क्षेत्र कितने? 10 हैं। एक बार हम इसका नाम भी बोल देते हैं। भारत में 10 भौगोलिक जैव क्षेत्र हैं, जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, डेजर्ट जोन, सेमिरिद जोन, पश्चिमी घाट जोन, डेक्कन पठार क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तट रेखा के समीप तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो इस प्रकार से कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? निम्नलिखित में किस पर नामित है? तो ये आपका एंडर्स सेल्सियस पर नामित है। एंडर्स सेल्सियस की बात करें तो इनका जन्म 27 नवंबर 1701 को उपसाला स्वीडन में हुआ था और इनका मृत्यु 25 अप्रैल 1744 को उपसाला स्वीडन में ही हुआ था। और इनका जो आवास है वो स्वीडन है। और ये खगोल शास्त्र विज्ञान थे और इन्हीं के नाम पर क्या हुआ है? तापमान का माप का यूनिट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो वैसे बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? ऑलिगोपोली कहते हैं। ऑलिगोपोली क्या है वो समझते हैं। देखिए, एक बाजार या उद्योग जहां कुछ बड़े विक्रेता बाजार के कामकाज और गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं उसको हम लोग ऑलिगोपोली कहते हैं। ऑलिगोपोली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ऑलिगोस जिसका अर्थ है कुछ और एक पोलियन जिसका अर्थ है बेचना। अर्थात एक बाजारी ढांचा जहां कुछ व्यवसाय संघ प्रमुख हैं। इसमें क्या होता है? सीमित प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है जिसमें एक बाजार या उद्योग कुछ विक्रेता मिलकर के काम करते हैं। और इसमें देखिए मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है कि अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार अर्थात मोनोपोली कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया? जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था पहला चॉकलेट बार। अगर इसकी बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था वो 1728 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिस्टॉल के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। अगर इसकी बात करें, जन्म इनका जो नाम इनका क्या था? मणिकर्णिका। और इसका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी भारत में। और इनका जो है मृत्यु जो हुआ था वो 1858 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। और इनका जो बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हो गया और उसके बाद इसका बचपन का नाम मणिकर्णिका और सब लोग प्यार से इसको मनु कहते थे। इनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे। मराठा बाजीराव की सेवा में वो लगे हुए रहते थे। और अगर बात करें इसके तो इनका जो पति थे वो राजा गंगाधर राव नेवलकर थे। तो इस तरह से इनका जो लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ? तो ग्वालियर में हुआ। और बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनका जो समाधि स्थल है वो ये वाला है आपका, ये वाला समाधि स्थल। इनका जो घर था वो घर का सीन है आपका, ये बनारस का जो था आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायाडक्ट किस नदी पर स्थित है? ये जो आपका फ्रांस में है ये, और किस नदी पर है ये? टॉर्न में। दक्षिण फ्रांस में टॉर्न नदी घाटी पर बना मिलाओ वियाडक्ट सेतु को पेरिस को बार्सिलोना से जोड़ने के मकसद से तैयार किया गया था। और कहा जाता है कि मिलाओ वियाडक्ट जो है फ्रांस में इसको दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। और किस नदी पर है ये? टॉर्न नदी पर।
इस तरह से अगर इसका फिगर देख लीजिए, ये नदी है, ये आपका नदी नीचे हो गया, ऊपर जो है आपका ये पुल हो गया, मिलाओ वियाडक्ट पुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो देखिए, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जो जुड़ी होती है वो अस्थि बंध से, जिसको हम लोग लिंगामेंट्स कहते हैं। और इससे एक चीज़ जान लीजिए कि जो मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को, उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, उसको हम लोग टेंडन कहते हैं।